आरएसएस और जमात इस्लामी उन दिनों मेन थे कि इनके बारे में खबर आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। आरएसएस में हम कोई आदमी भर्ती करा दें, वो आदमी भर्ती करते करते संगठन में अपना थोड़ा ऊपर भी चला गया। अब जाके बांग्लादेशियों को पकड़ पकड़ के चारों जगह कहाँ चुके हैं नाम आप 20-40 भेजते हैं, उसमें बड़ी परेशानी होती है। मैंने कम से कम 20-25 हज़ार भेज दिए। हमें अंदर घुस के एकदम से ओपन वॉर इस तरह मतलब कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, पर कोई भी आदमी निकले तो एक स्नाइपर ने उसको तड़ से वहीं मारा, वहीं ढेर हो गया। ठुकाई इतनी सख्त थी। मुख्तार अंसारी और डीपी यादव, ये दो आदमी कहाँ हैं पता नहीं। कल्याण सिंह आपको लाए तो उन माफिया राज अंत करने के लिए, आतंकवाद अंत करने के लिए तुमसे मतभेद कैसे? इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इंटेलिजेंस के चीफ थे एसपीएम त्रिपाठी, उन दिनों आईजी थे। उन्होंने लिखा था कि साहब आडवाणी जी के रथ यात्रा से सांप्रदायिक सद्भाव, ये लोग चाहते थे कि थोड़ा सा जो बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द जो सुरक्षा व्यवस्था उसमें थोड़ी ढील ली जाए। तो ढील मैंने दी, पर वह उसकी भी एक लक्ष्मण रेखा थी। सिख यूथ सब डरे हुए थे कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे, या जैसे या गिरफ्तार नहीं भी होंगे तो हमें लड़ना है, और लड़ने के लिए हमें पाकिस्तान पे पलटते एकदम से वो कागज़ आ गया जिसमें मेरे बारे में लिखा था। क्या लिखा था? नागा सिक्योरिटी कमांड को आदेश दिया जाता है कि इनको जान से मार दिया जाए। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ एक ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने देश के अलग अलग इलाकों में, अशांत इलाकों में कानून व्यवस्था की कमान संभाली। 1959 बैच के आईपीएस अधिकारी, पद्मश्री से सम्मानित श्री प्रकाश सिंह, जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रहे। प्रकाश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने इंट्रो में कहा भी कि अशांत इलाकों में जी, तो शांति की तो लोग बात करते हैं, और लेकिन अधिकारी के लिए अशांत जो है वो एक चैलेंज होता है जी। तो पहला कोई ऐसा आपका असाइनमेंट अशांत इलाके का जहां आपने काम किया? देखिए, मेरी तो नौकरी ही जो शुरू हुई वो अशांत इलाकों से ही शुरू हो गई। मैं अभी एएसपी था, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस, जो पहला रैंक होता है आईपीएस अफसरों का। अभी सीनियर स्केल नहीं मिला था, सुपरिटेंडेंट पुलिस नहीं हुए थे, और मुझको पहले तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने खींच लिया। अच्छा, आईबी ने? हाँ, आईबी ने खींच लिया। वो असल में मैं अपने बैच का भाग्य से या दुर्भाग्य से टॉपर था, और आईबी का उन दिनों ये था कि जो अच्छे 3-4 लड़के इंडिया के सबसे अच्छे मानते थे हर बैच से, और टॉपर उसमें अपने आप सेलेक्ट हो जाता था, उनको वो आईबी खींच लेता था। उसको कहते थे एयर मार्किंग स्कीम। अब तो स्कीम ख़त्म हो गई, पर उन दिनों आईबी का बड़ा दबदबा था। दबदबा आज भी है, पर उन दिनों तो बहुत ही ज़्यादा था। आईबी अगर कुछ कह दे तो कोई राज्य सरकार उसको मना नहीं करती थी, और उसकी बात उसको मानना पड़ता था। तो उन्होंने प्रकाश सिंह को चुन लिया, और चुन लिया। एकदम नई नौकरी हुई, अभी तो शुरुआत ही नौकरी थी, और उन्होंने हमको, उस समय नागालैंड अशांत क्षेत्र था, और समस्या वहाँ की इतनी गंभीर हो गई थी कि लोगों ने समझा कि एक डायरेक्ट आईपीएस अफसर वहाँ जाना चाहिए। तो फिर मेरी पोस्टिंग हो गई। अभी एक बेटा मेरा 5 साल का था, 3 साल का था। हम पति पत्नी ने गोदी में उठाया और चल पड़े, और कुछ अंदाज़ भी नहीं था कि नागालैंड कैसा है। अब आजकल तो जानकारी बहुत हो गई है, पर उन दिनों नागालैंड के बारे में लोगों की जानकारी बहुत कम थी, और हम लोग वहाँ चले गए। और कुछ ईश्वर की इच्छा ऐसी रही, या यूँ कहिए कि कोई हमारी जगह आने को नहीं तैयार था। तो 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल, 4 साल बीता, और जब परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि सरकार ने समझा कि अब इस लड़के को हटाना ज़रूरी है, वरना इसकी हत्या हो जाएगी, अरे, तब जाके मुझे हटाया गया। नहीं तो ऐसा क्या था भाई नागालैंड में? आप उसके बारे में बताइए, किस तरह का वहां पर उस वक्त सिचुएशन थी? उस समय तो विद्रोह चल रहा था, और मतलब रोज़ गोलीबारी रोज़ ही चलती थी। उन दिनों ऐसा है कि नागा विद्रोहियों के गैंग पहले तो पाकिस्तान जाते थे, और पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान, और हथियार से लैस होके आते थे, और फिर यहाँ भारतीय सेना से लड़ते थे। बाद में भारतीय सेना ने पाकिस्तान जाने का रास्ता बंद कर दिया कि भाई ये पाकिस्तान जाते हैं, जिन जिन रास्तों पे जाते थे उन रास्तों पे इन्होंने अपनी टुकड़ियाँ लगा दी, तो पाकिस्तान जाना इनके लिए मुश्किल हो गया। जब पाकिस्तान जाना मुश्किल हो गया, पर हथियार तो इनको चाहिए, फिर उन्होंने नया रास्ता निकाला, ये चीन चले गए।
इन्होंने क्या कि पहले तो यहाँ उन दिनों तो बर्मा ही कहते थे, बर्मा बॉर्डर पार किया, सोमरा ट्रैक में एंटर किया, उसके बाद सीधे वो नॉर्थ बर्मा के जंगल से होते हुए यूनान प्रोविंस चाइना के पहुँच गए। और वहाँ पे इन्होंने करीब 350 आदमी का एक गैंग गया था, और उस गैंग के लीडर थे थिनोसेली और मोइवा। थिनोसेली ब्रिगेडियर था और मोइवा अभी भी जिंदा है। अब तो खैर वो भी बहुत वृद्ध हो गया है, और पर दिल्ली कभी कभी आता है और उसके बयान आप लोग बड़े प्रमुखता से छापते हैं, मोइवा के बयान। तो ये दोनों उसके लीडर थे। ये गैंग जब वहाँ से लौट के आया तो भारतीय सेना को मालूम था कि ये गैंग चाइना से लौट रहा है, इतना इंटेलिजेंस उनको मिल गई थी। तो सेना पे उन्होंने मतलब बॉर्डर पे काफ़ी उन्होंने पहरा लगा दिया। पर जब पहरा लगा दिया तो वो लोग भी, अब तो वो तो नागालैंड उनका अपना क्षेत्र है, उन्होंने क्या किया, अपने पूरे 350 आदमियों को 4, 6, 5, 10 की टुकड़ियों में बांट दिया और सबसे कहा तुम इधर से निकल जाओ, तुम इधर से निकल जाओ, सब लोग अलग, और यहाँ पे एक जगह एकत्रित हो जाओ। तो इस तरह करके वो नागालैंड में इन्फिल्ट्रेट कर गए। और फिर थोड़े दिन बाद ये पता चला कि गैंग तो नागालैंड में आ गया। फिर भारत सरकार को बड़ी चिंता हुई कि हमने इंडियन आर्मी को अलर्ट किया था, सब कुछ था कि इस गैंग को बॉर्डर के अंदर मत घुसने दो, फिर भी घुस आए। अब सवाल ये उठा कि हैं कहाँ ये, अब किसी को नहीं पता था, और भारत सरकार में बड़ी चिंता थी कि ये गैंग कहाँ चला गया। तो फिर उन्होंने यहाँ के उन दिनों GOC 8 माउंटेन डिवीज़न थे, मेजर जनरल रॉली, वो नागालैंड में तैनात थी ये डिवीज़न नागाओं विद्रोहियों से लड़ने के लिए। उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई प्रकाश, ये भारत सरकार से रोज़ रोज़ आ रहा है, ये कहाँ पे हैं ये गैंग, हमें इंस्ट्रक्शंस है कि इस गैंग पे अटैक करो। तो मालूम तो हमको भी नहीं था, मैं IB में था उस समय। तो उस समय तक तो सुपरिटेंडेंट पुलिस का रैंक मिल गया था, असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो मैंने कहा सर थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, हम पता लगाते हैं। तो मुझको भी 1 महीना लगा, सब जासूस चारों तरफ भेजे, सब पता चल गया कि कहाँ पे हैं। अंगामी एरिया में ही जोतसोमा एक गांव है, वहीं पे गांव में मतलब वहीं पे छिपे हुए थे पूरे सारा के सारा गैंग। तो फिर ये हुआ कि अब इसको अटैक करना है, तो हमने और जनरल रॉली ने मिल के इसकी योजना बनाई कि कैसे गांव को घेरा जाए और इसको अटैक किया जाए। तो ये बात हुई, फिर गांव को घेर लिया गया। एक ब्रिगेड फौज लगी पूरे गांव को, बड़ा लंबा घेराई में उसको चारों तरफ से। पर गांव को जब घेरा जा रहा था, उसी समय कुछ नागा थे जो एकदम सवेरे उठे थे, शायद अपना शौच के लिए या कैसे उठे थे। उनको अंदाज़ लग गया कि यहाँ तो बहुत आदमियों का मूवमेंट हो रहा है, और उनको शक हो गया कि तो इंडियन आर्मी है। हमें अब इनके सामने समस्या आई कि ये तो घिर गए हैं, अब कैसे निकलें। पर ये थे कि ये लोग आखिर 1 साल भर की ट्रेनिंग लेकर आए थे, सब लड़ाके थे, सबके पास अच्छे हथियार थे, और उनकी राइफ़ल इंडियन आर्मी के राइफ़ल से ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा। उसमें मतलब उसके एक ख़ास फीचर ये था कि फोल्डिंग बैनेट्स थे। बैनेट्स आमतौर पे हम लोग निकाल लेते हैं और फिर लगा देते हैं। उनके पास ये था कि बटन दबाइए और बैनेट कड़क से यूँ खुलता था। मतलब वो उसका एक नया फीचर हमें दिखा था। तो मतलब साल भर की ट्रेनिंग करके आए थे, अच्छे लड़ाके थे। उन्होंने ये कहा, अंदाज़ लिया कि इस क्षेत्र से हमारा निकलने का रास्ता भी है और यहाँ इंडियन आर्मी थोड़ा-सा कमज़ोर है। तो उस रास्ते से वो एकदम चीरते हुए निकल गए। उसमें हालांकि उनको भी कैजुअल्टीज़ हुई और इंडियन आर्मी की भी कैजुअल्टीज़ हुई, काफ़ी हैवी कैजुअल्टीज़ हुई, पर वो निकल गए। और पर फिर भी 350 आदमी तो मतलब निकल गए, पर यह है कि 22-24 आदमी कुछ फिर भी जो पिछलग्गू रह गए थे वो पकड़ गए। और उसके साथ साथ चाइनीज़ वेपन्स मिले, चाइनीज़ लिटरेचर मिला, क्या ट्रेनिंग इनको साल भर दी गई थी उसके सारे डिटेल्स मिले। तो भारत सरकार ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट नोट लिखा चाइनीज़ गवर्नमेंट को। और उन दिनों की बात बताएं, उन दिनों तो ये फ्रंट पेज की न्यूज़ थी 3 दिन तक कि इंडियन आर्मी अटैक्स जोत्सोमा कैंप है, मतलब हर अखबार में फ्रंट पेज पे था। अब नागाओं को ये लगा कि भाई हमारा तो सीक्रेट हाइड आउट था, इसकी खबर कैसे लग गई, कैसे लीक आउट हुआ, किसने किया, इसका पता करो। फिर उनकी रिवर्स इंटेलिजेंस होने लगी। तो होते होते वो पहुंच गए हमारे नाम तक कि भाई इन्होंने ही ये सारा इनका काम है, इन्होंने ही इंटेलिजेंस दी, उसके आधार पे इंडियन आर्मी ने अटैक किया। तो उन दिनों ये जो नागा विद्रोहियों का बड़ा अच्छा संगठन था। नागा फेडरल गवर्नमेंट थी, नागा आर्मी थी, इस तरह करके उनका पूरा स्ट्रक्चर पूरे नागालैंड में फैला हुआ था। और फिर उन्होंने नागा आर्मी का एक विंग था जिसको नागा सिक्योरिटी कमांड कहते थे। सिक्योरिटी कमांड का खास काम यही था
पॉलिटिकल असैसिनेशंस करना, हत्याएं करना लोगों की, ट्रेन को उड़ा देना, ब्रिजेस को उड़ा देना, इस तरह खाली तोड़ फोड़ का काम था। तो सिक्योरिटी कमांड का एक हुक्म गया कि ये हमारे ऊपर जो हमला हुआ है ये प्रकाश सिंह का, इसमें इनका सारी इंटेलिजेंस थी, तो इनको ख़त्म करिए। अब वो ख़त्म करने की बात जब आई तो उस ऑर्डर की भी कई 4-5 कॉपी थी। एक कॉपी उनके फेडरल हेडक्वार्टर में थी। तो एक दिन एक जासूस आए कि साहब हमें वहाँ से कुछ एक फ़ाइल मिली है, फ़ाइल को आप लोग इसमें जो निकालना हो निकाल लीजिए और रातों रात हमें लौटा दीजिए, क्योंकि अगर वो फ़ाइल गायब उनको मालूम हुई तो हमारे ऊपर ख़तरा आ जाएगा। तो फिर रातों रात हम लोगों ने फ़ोटोकॉपी किया उसको, जितनी फ़ाइल थी। अब दूसरे दिन मैं जब दफ्तर गया तो मेरे सर ये रात को ये एक सोर्स था वो सारे ये डॉक्यूमेंट्स, तो सब मैं उसको पलटने लगा, पलटते पलटते एकदम से वो कागज़ आ गया जिसमें मेरे बारे में लिखा था। क्या लिखा था? यही लिखा था कि प्रकाश सिंह ने जोतसोमा पे हमला करवाया और इसके लिए इनको नागा सिक्योरिटी कमांड को आदेश दिया जाता है कि इनको जान से मार दिया जाए। अब जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे पहले तो समझ में नहीं आया कि मैं अब इस करें क्या करें। फिर एक जो डीआईजी थे हमारे बॉस थे उनको मैंने दिखाया, वो भी परेशान हुए कि क्या किया जाए। फिर उन्होंने कहा भाई और तो कुछ नहीं, इसको एक से फ्लैश सिग्नल भेज दो। उन दिनों फ्लैश सिग्नल वो कोड से जाते थे। तो सिग्नल भेजा गया दिल्ली कि भाई ऐसी ऐसी बात है, सीक योर इंस्ट्रक्शंस कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा प्रकाश सिंह को पहले हवाई जहाज़ से जो फर्स्ट फ्लाइट मिले उससे दिल्ली भेज दिया जाए। दिल्ली गया, वहाँ मुझे सबसे बड़े अफ़सर जो 2 सबसे बड़े अफ़सर थे आईबी के, डीआईबी थे और एक और थे जो नागालैंड का काम देखते थे, उनके सामने पेशी हुई। तो सब बातचीत हुई और सब स्थिति का आकलन हुआ कि क्या किया जाए। तो सब बात जब हो गई तो उन्होंने कहा भाई देखो ये खतरा, इट इज़ अ वेरी रियल डेंजर टू योर लाइफ एंड एनीथिंग कैन हैपन। तो उन्होंने जो डायरेक्टर थे एमएमएल आहूजा, उन्होंने कहा देखो ऐसा है प्रकाश, इन हालात में वहाँ जाना सेफ़ नहीं है और तुम्हें हम पोस्टिंग दे रहे हैं यहीं दिल्ली में, तुम कल ज्वाइन कर लो, एक दूसरे कमरे में तुम्हारा दफ्तर रहेगा, तुम्हारा काम दे देंगे और तुम्हारी पत्नी और बच्चे वहाँ पे, हम हेलीकॉप्टर भेज के उनको वी विल एयरलिफ्ट देम। एयरलिफ्ट देम टू आसाम और फिर आसाम से हवाई जहाज़ आ जाएगा, मतलब बाय रोड कहीं नहीं जाने की बात है। उन दिनों तो नागालैंड में अभी भी ऐसा ही है, दीमापुर से आदमी कोहिमा बाय रोड जाता है और दीमापुर तक फ़्लाइट जाती है। उन दिनों तो दीमापुर में फ़्लाइट नहीं थी, वो तो नियरेस्ट फ़्लाइट थी जोरहाट की। तो अब पता नहीं क्या हुआ, मुझे मेरे मन में ये लग रहा था कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो ऐसे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। पर मेरे दिल में हमेशा ये बात खटकेगी कि देखो प्रकाश सिंह तुम डर गए और यहाँ से भाग लिए। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं वापस जाऊँगा और अपना टर्म, अच्छा? हाँ, मैं अपना टर्म पूरा करूँगा। और मेरे मुँह से निकल गया, सर मैं विश्वास करता हूँ जाको राखे साइयाँ मारे सके ने को, तो मुझे जाने दीजिए, जो होगा ईश्वर की इच्छा देखा जाएगा। तो मैं जान का खतरा जानते हुए वापस नागालैंड गया और मैंने ये कहा कि मेरा टर्म 4 साल अब पूरा हो रहा है, मतलब अब 2 साल में नॉर्मल ट्रांसफ़र होता है, अब मुझे 3 साल, साढ़े 3 साल हो गया था। मैंने कहा था अब 4 साल जब पूरा हो जाता है तो मुझे अब ट्रांसफ़र कर दीजिए, बहुत हो गया। तो 4 साल होने में अभी करीब साढ़े 3 महीना बाकी था। तो बाकी साढ़े 3 महीने मैंने और काटे और उनको डॉज करते रहे हम। बहुत सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए। जैसे मैंने जब ये हुआ तो मैंने पत्नी से कहा भाई तो कल हम लोग को टूर पे जाना और 4 बजे सवेरे हम निकल जाएँगे, ताकि कोई ये न जाने कि हम किस दिशा में गए। तो बच्चे भी थे, अपना वो बच्चे सो रहे हैं, उनको भी गोद उठा के रखा, जीप में बैठाया। उन दिनों तो जीप ही सवारी थी, बड़ी पुरानी बात है। तो अपना इस तरह से करके हम नागालैंड में ही, हमारे मूवमेंट एकदम सीक्रेट थे, किसी को मालूम नहीं कहाँ जा रहे हैं। हम अपना काम करते रहे, पर यह है कि हमारा लोकेशन रोज़-रोज़ बदलता रहा। इस तरह करके अब इस बीच में कुछ और भी बातें ऐसी हो गई जिससे कि ये नागा फेडरल गवर्नमेंट का भी ध्यान बट गया, क्योंकि इनमें एक स्प्लिट हो गई। मतलब नागा फेडरल गवर्नमेंट का एक हिस्सा सेमा ट्राइब्स का जो था, अंगामी डोमिनेट करते थे नागा फेडरल गवर्नमेंट को। सेमा ट्राइब के जो लोग थे वो लोग असंतुष्ट थे और वो भी बड़े अच्छे लड़ाके थे। तो उनमें वो लोग मतलब स्प्लिट हो गई और फेडरल गवर्नमेंट का एक रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड अलग बन गई, फेडरल गवर्नमेंट अलग थी। कुछ तो आपस की लड़ाई में भी वो लोग थोड़ा व्यस्त हो गए, उनका भी ध्यान बट गया। पर ईश्वर की दया रही और एक मतलब मेरा जीवन
वहीं समाप्त हो सकता था नागालैंड में, पर मैं बच गया। नहीं, ये तो बहुत देखिए तो शुरू ही अशांत क्षेत्र से हुआ, और उस समय मैंने बताया मेरी नौकरी की शुरुआत थी। अशांत क्षेत्र से। जी। अब हम दूसरे अशांत क्षेत्र की भी बात करेंगे। आप कॉफ़ी सर ज़रूर लीजिएगा, हाँ। कॉफ़ी अच्छी है। और नागालैंड की बात करें तो अभी जो हाल के युवा हैं, नागालैंड में किस तरह से फंक्शनिंग होती है, वो द फैमिली मैन एक मूवी आई है, उसमें नागालैंड के बारे में बताया गया, वहाँ ऑपरेशन किस तरह से चलता है। तो वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत समझना हो तो वो मूवी में नागालैंड के बारे में पूरा बताया गया। एक छोटा-सा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। देखिए दरअसल, और ये हम अपने दर्शकों को भी समझा दें कि दरअसल कोई ऑपरेशन होता है टेररिस्ट से रिलेटेड या पुलिस, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की बड़ी भूमिका होती है, किसी भी खुफिया विभाग की बड़ी भूमिका होती है। पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो या कोई भी खुफिया विभाग है, वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है, वो आर्मी को या पुलिस को बताता है, और उस तरह से ऑपरेशन प्लान होता है, तभी वो मोस्टली सक्सेसफुल होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, जैसे आपने बताया जासूस, इंटेलिजेंस ब्यूरो कैसे काम करता है? मतलब आप तो एक ऑफिसर हो गए, आईपीएस अधिकारी, तो क्या आप अपने सोर्स जासूस डेवलप करते हैं? कैसे काम करते हैं? कोई एक किस्सा जिसमें मतलब आपका जासूस का आपसे रिलेशन, कोई ऐसी कहानी, कोई सोर्स के बारे में आज बता सकते हैं? देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम ज़्यादातर सब अंडर कवर होता है, कोई खुलेआम नहीं होता है। तो जैसे हम लोग लोगों को, ऐसे लोगों को टैकल करते हैं जो वहाँ का जो आतंकवादी संगठन हो, या कोई जमायत इस्लामी हो, या उन दिनों आरएसएस वगैरह भी होता था। उन दिनों जब कांग्रेस की सरकार थी तो आरएसएस की भी जानकारी होनी चाहिए, जमायत इस्लामी की भी जानकारी होनी चाहिए, जितने आंदोलन चल रहे हैं वहाँ भी हमें तो हम लोग आदमियों को टैप करते हैं कि कौन आदमी इसमें इसकी जानकारी रखता है या जानकारी दे सकता है। फिर उसको कल्टीवेट करते हैं, उसको सोर्स बनाते हैं, उसको कुछ माहवारी तनख्वाह देते हैं, उसको नाम डिप्ल्यूम दे देते हैं, मतलब नाम बदल के उसको कुछ नाम दे देते हैं, उसको कोई दूसरा टेलीफोन दे दिया, नंबर दे दिया, उससे पर ये हुआ, उससे संपर्क रहा, वो अपना मतलब ऐसे समय आता है कि जब लोग उसको न देख पाएँ, हम मतलब उसका आना जाना भी सीक्रेट होना चाहिए आईबी दफ्तर में। तो एक तो सोर्सेस के थ्रू इसको कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस तो मेन जो सोर्स होता है ये ह्यूमन इंटेलिजेंस ही होता है। अब दूसरा तरीका ये होता है कि इन्फिल्ट्रेट करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने इन्फिल्ट्रेट कर दिया। जैसे उन दिनों आरएसएस पे भी वॉच रखा जाता था, तो ये है कि आरएसएस में हम कोई आदमी भर्ती करा दें, वो आदमी भर्ती करते करते संगठन में अपना थोड़ा ऊपर भी चला गया, तो उस संगठन के अंदर की जानकारी सारी हो गई, तो वो संगठन की खबरें भेजता रहता है। इस तरह जमात इस्लामी में कर दिया, या नागाँव में किसी को ऐसे ऐसे जो जितना कट्टर संगठन होता है उसमें इन्फिल्ट्रेट करना उतना ज़्यादा मुश्किल होता है, और उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी होता है। अब तो खैर टेक्निकल इंटेलिजेंस भी बड़ी डेवलप हो गई है, पहले तो टेक्निकल इंटेलिजेंस बड़ी कम होती थी, मेन यही होता था ह्यूमन इंटेलिजेंस, आदमियों के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी। अब आजकल टेक्निकल इंटेलिजेंस ये एनटीआरओ वगैरह बन गया है, ये लोग बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें सैटेलाइट से इधर उधर से खबर ले लेते हैं, तो इस तरह से मोटे तौर से इस तरह खबरें कांग्रेस के दौर में आरएसएस पे भी आप बिल्कुल लोग करते थे? बिल्कुल। किस तरह से करते थे? आपने कभी किया था मतलब? हाँ, मतलब हम करवाते थे, हाँ, करवाते थे, मतलब फील्ड में हमारे ऑफिसर्स करते थे, हम तो हेडक्वार्टर्स में थे। पर यह है कि आरएसएस के बारे में सूचना है, तो अब कोई लोग अपना संगठन में अंदर घुस गए, कोई लोग जो संगठन के उन लोगों से मित्रता है उनसे है, इस तरह खबरें आती रहती थी। आरएसएस और जमात इस्लामी उन दिनों मेन थे कि इनके बारे में खबर आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक तो दोनों ही उन सांप्रदायिक संगठन माने जाते थे उन दिनों। कांग्रेस के दौर में। अब हम बात कर लेते हैं अशांत क्षेत्र आपका पंजाब जी। में। बीएसएफ के आईजी थे आप? बीएसएफ का आईजी था मैं, जी हाँ, 1987 से 91। ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ब्लू स्टार हाँ, नहीं, ये सब पहले, ब्लू स्टार तो पहले हो गया था, 84 में हो गया था। ब्लैक थंडर हमारे टाइम में हुआ था। क्या था और कैसा था पंजाब? ब्लैक थंडर में देखिए, ब्लैक थंडर में जो समस्या थी वो तो मैं बताऊंगा, पर हमारी भूमिका का यहाँ सवाल है वो एक दूसरे क्षेत्र में थी। ब्लैक थंडर तो एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें मतलब जो आतंकवादी थे वो गोल्डन टेम्पल के अंदर थे। अब गोल्डन टेम्पल के अंदर थे, और सवाल यह है कि गोल्डन टेम्पल के अंदर हम मतलब 84 की गलती भी नहीं करना चाहते थे,
कि मतलब टैंक वहाँ चले गए और उनका जो जो पवित्र स्थान है उसको नुकसान पहुँचा। ये सब बातें, ये सब अवॉइड करके इसमें ज़िम्मेदारी दी गई थी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को, मुख्य रूप एनएसजी से को। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को। गिल साहब अभी महीने भर पहले ही डीजीपी हुए थे, पर यह है कि ये पुलिस के नेतृत्व में एनएसजी और सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह ये लोग सब लोग काम करेंगे। तो उस समय जो जो स्ट्रेटजी थी ये थी कि भाई हमें अंदर घुस के एकदम से ओपन वॉर इस तरह मतलब कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, पर कोई भी आदमी निकले तो एक स्नाइपर ने उसको तड़ से वहीं मारा, वहीं ढेर हो गया। मतलब टेम्पल से बाहर वो जब तक अंदर हैं कमरे में हैं तब तक कोई भी आदमी निकले तो वो गोली बस चलती जाती थी। और इस तरह करते करते काफ़ी लोग उसमें मारे गए थे उनके। फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि हम तो मतलब गोल्डन टेम्पल में एक जगह सिमट गए हैं, कहीं निकल नहीं सकते, बाहर बरामदे में नहीं जा सकते, खुले में नहीं जा सकते, तो फिर वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए। फिर बाहर से उनकी खाना पीना बंद हो गया, वो लेटरिन भी नहीं जा सकते, अपने टॉयलेट भी नहीं जा सकते, सब वहीं गंदगी अंदर होने लगी, बदबू होने लगी। तो उससे जब वो घबरा गए तो फिर वो आखिर में एक दिन आके उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर एक लैंडमार्क इस मायने में माना जाता है कि आतंकवादियों पर विजय हुई बिना मंदिर में कोई नुकसान पहुंचाए, गोल्डन टेम्पल को बिना नुकसान पहुंचाए। आतंकवादियों में अब संख्या तो मुझे नहीं याद है, पर करीब 100 से अधिक कुछ आदमियों ने सरेंडर किया था आतंकवादियों ने, और उनके कई आदमी, काफ़ी आदमी मारे भी गए थे और अपनी तरफ कोई नुकसान नहीं हुआ था। और ख़ास बात ये थी कि सारी चीज़ें प्रेस ने फुल्ली, प्रेस के लिए एक अलग गैलरी बना दी गई थी। वो प्रेस रोज़ देख के मतलब फ़ोटो खींचना, तमाशा, उनके लिए एक अच्छा व्यूइंग गैलरी थी। और उन्होंने भी खूब एंजॉय किया कि देखो कितनी अच्छी तरीके से लड़ाई हो रही है, बड़े डिसिप्लिन तरीके से। कोई ये नहीं कह सकता कि कौन वो टेररिस्ट था, हाँ। कौन सा टेरर ग्रुप था और क्यों उसके अंदर घुसे थे और किस नहीं तरह से रणनीति नहीं बनाई गई थी उनको घुसे रोकने? तो घुसे तो इसीलिए थे कि एक डीआईजी साहब थे, विर्क साहब थे, वो उनको उनको गोली, वो कुछ पेट्रोलिंग का काम कर रहे थे, उनको गोली लग गई। तो फिर सरकार ने सोचा भाई ये सब गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस के ये सब तमाशा करते रहते हैं। अब एक डीआईजी को भी गोली मारती, मरे नहीं वो, पर उनकी काफ़ी चोट आ गई थी। उस समय सरकार ने कहा कि नहीं, गोल्डन टेम्पल हम घेर लेंगे और इसमें से टेररिस्ट को हमें निकालना है। वही तो उसी दौरान फिर ये हुआ था। पर गोल्डन टेम्पल, मैं ईमानदारी से ये बात कहूँगा कि ब्लैक थंडर में बीएसएफ की भूमिका कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। मुख्य भूमिका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की थी। बीएसएफ की मुख्य भूमिका की अगर बात आप करें तो देखिए, बीएसएफ तो सीमा सुरक्षा बल है, तो हम तो मेनली बॉर्डर्स पे रहते हैं, और ये तो एकदम अमृतसर की बात थी। बॉर्डर्स पे जो बहुत बड़ा काम हुआ और जिसको मतलब सही ढंग से या तो प्रोजेक्ट नहीं किया गया या सही ढंग से जनता इसको समझ नहीं पाई, जो बहुत बड़ा काम हुआ था। देखिए, गिल साहब अपने पंजाब पुलिस के नेतृत्व में और अर्धसैनिक बलों की मदद से आतंकवादियों को दनादन मार रहे थे। उस मारने में पर ये होता था कि जैसे मान लिया आपने 10 मारा। अच्छा, उन दिनों यह था कि सिखों का पलायन भारी संख्या में पाकिस्तान हुआ था। सिख यूथ सब डरे हुए थे कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे, या जैसे या गिरफ्तार नहीं भी होंगे तो हमें लड़ना है, और लड़ने के लिए हमें पाकिस्तान जाके वहाँ से हथियार लेना है, रसद देना है, गोली लेना है, एक्सप्लोसिव्स लेना है, और लौट के फिर हम यहाँ लड़ेंगे। तो वो बॉर्डर सीमा 553 किलोमीटर की थी, पंजाब की सीमा। वो उतने उसको पार करके वो पाकिस्तान जाते थे, पाकिस्तान से गोला बारूद लेके लौटते थे और यहाँ अपना जो पूरा लड़ाई का काम करते थे। तो अब ये सवाल हुआ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारे ऊपर भी बहुत दबाव था, भाई प्रकाश ये कैसे ये समस्या का समाधान होना चाहिए। और मैंने देखा कि हमारे आदमी बहुत मतलब सिंसियरली ड्यूटी दे रहे हैं, फिर भी अब मतलब 10-10 मीटर पे तो सिपाही लग नहीं सकते। अब सिपाहियों का एक टुकड़ी यहाँ पे है, फिर मालूम हुआ कि 150-200 मीटर उधर है। अब रात के अंधेरे में बीच से निकल गए, उनको मालूम है कहाँ का आदमी है। फिर मैंने ये प्लान बनाया कि सब बॉर्डर की फेंसिंग होनी चाहिए। मतलब आदमी तो रहेगा ही, जो नाका जो रात को लगता है वो तो रहेगा, परंतु उस नाके की मदद के लिए एक फेंसिंग खड़ी की जाए। तो ये आइडिया मैंने भारत सरकार को दिया और भारत सरकार
को ये आइडिया पसंद आया कि ठीक है फेंसिंग भी खड़ी कर देते हैं, क्योंकि भारत सरकार के सामने समस्या ये थी कि 10 आतंकवादी को मारें और 10 वहाँ से वापस आ जाएं। तो जैसे कहते हैं रनिंग ऑन द स्पॉट, आप दौड़ रहे हैं पर आप एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो अगर हार्डकोर टेररिस्ट की संख्या वो पंजाब पुलिस हमेशा हर महीने निकालती थी, वो 400 के 400 ही पड़े हुए हैं, 400, 450, 400, 450, वो संख्या कम हो ही नहीं रही है इन स्पाइट ऑफ ऑल द किलिंग्स बाई पंजाब पुलिस। तो ये हुआ कि भाई कुछ होना, ये मतलब रिप्लेसमेंट पंजाब पाकिस्तान से पूर्ति हो जाती थी। तो हमने फेंसिंग लगाने के जब प्रोजेक्ट हो गया तो जिम्मेदारी मुझे दी गई कि तुम इसकी जिम्मेदारी लो, और CPWD वालों को हमारे पास भेजा गया कि साहब इनसे पूछो कैसी फेंस बनेगी, डिज़ाइन वगैरह। तो हमने कमेटी बना ली थी जिसमें कुछ आर्मी ऑफिसर्स को भी ले लिया था। फिर हम लोगों ने ये तय किया कि फेंस उन दिनों दुनिया में 2 जगह थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे। अच्छा। एक तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में थी, हाँ वो फेंस है, वो तो आज भी है। और दूसरी बड़ी फेंस थी उन दिनों अमेरिका और मेक्सिको के बीच में। तो मैंने कहा दोनों फेंस के डिज़ाइन मंगाई जाए, मतलब दोनों डिज़ाइन मंगवाई, और दोनों डिज़ाइंस से अच्छी फेंस की डिज़ाइन हम लोगों ने बनाई। और वो डिज़ाइन फिर हम लोगों ने CPWD ने उसको स्वरूप दिया कि इसमें ये होना चाहिए, और उस डिज़ाइन का स्वरूप फिर भारत सरकार से अप्रूव कराई गई। उन दिनों हमें याद है 1 किलोमीटर फेंस में करीब 17, 18, 19 लाख लग जाते थे। अब तो शायद और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया होगा। तो भारत सरकार ने उसे अप्रूव किया और फेंस धीरे धीरे पंजाब बॉर्डर पे पूरी लग गई। इट वॉज एट दैट टाइम द बेस्ट फेंस इन द वर्ल्ड, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, जब फेंस लग गई तो फिर फेंस तो मैंने लगाई ही। फेंस मतलब दो कतार थी फेंस के बीच में, पट्टी थी एक, और मतलब सामने इधर वाली यूँ झुकी हुई थी, इधर वाली यूँ झुकी हुई थी, और कंसर्टिना वायर थी। फिर ये हुआ ऐसे हाँ, फिर ये हुआ कि इसके बीच में कुछ और इम्प्रूवमेंट हो, तो हम लोगों ने उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत सारा किया। जैसे बीच में विस्फोटक पदार्थ रख दिए कि अगर उस पर कोई पैर पड़े तो वहाँ हो जाए, हाँ उड़ जाए वो। फिर एक और सुझाव ये हुआ कि साहब कुछ घंटियाँ बांध दीजिए, जिसको बैल की घंटी बनती है, कि अगर मान लीजिए तार काट रहे हैं तो घंटी की आवाज़ होगी तो चौकी नाका वाला अलर्ट हो जाएगा। घंटियाँ बांध दी। फिर और एक और मैंने योजना कर दी कि फेंस के पास जाने में, पाकिस्तान से जैसे आ रहे हैं, अब पंजाब में घुसना है अपने, तो फेंस के पास जाने में ही डरें। कैसे डरें? तो एक तार हमने घास के अंदर डलवा दिया और उसको रात को बिजली उसमें डाल देते थे कि मतलब अगर कोई गया उधर से पैर लगा तो इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएगा। और उसका नाम कोबरा दे दिया। तो सब मतलब कोबरा से लोग इतने भयभीत थे कि उधर जाए ना कि भैया तार के पास तो बाद में पहुँचेंगे पहले। तो इस तरह करते करते वहाँ बॉर्डर पे ऐसा माहौल बन गया कि लोग बॉर्डर की फेंस पार करने में डरने लगे। और अगर फेंस पार भी किया तो अब 10 के बदले 1 10 का 10 रिप्लेस होता था, अब 10 के बजाय 1 आया। और हमें एक चिट्ठी मिली जो वसंत सिंह जफरवाल, ये शायद खालिस्तान कमांडो फोर्स का आदमी था, उसकी एक चिट्ठी मिली जिसमें ये लिखा था कि भाई अब बॉर्डर पार करना बड़ा मुश्किल हो गया है, जान का बड़ा खतरा है। क्योंकि पहले तो मतलब तार पार करना दूर है, और फिर तार पार करने में जो टाइम लगता है वो कहीं घंटी बच गई या एक्सप्लोसिव से भी बच गए तो उस BSF वालों को पता चल गया और उन्होंने हमें उड़ा दिया। और हमारा एक मतलब पर्सनल एक इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो गया था कि हमको जब ये खबर मिले, हमारी एक इंटेलिजेंस ब्रांच होती है BSF की अलग इंटेलिजेंस IB होती है। जब कहें कि साहब 50 आदमी या 30 आदमी आज इधर से आने वाले हैं, तो मैं तो अपनी गाड़ी उठाया और पहुंच गया उसके नियरेस्ट सीमा चौकी पे। मैंने कहा रात को मैं यहीं सोऊंगा, पूरे हथियार मैं भी कार्बाइन लेके फुल यूनिफॉर्म में सोऊंगा, और ज़रूरत होगी तो मैं भी आ जाऊंगा। और जवानों को हुक्म था कि आओ देखो न ताओ, जो आवे गोली मार दो। तो अच्छा, और मैंने कहा कि जिम्मेदारी मेरी है, मैं यहाँ तुम्हारे सीमा चौकी पे मैं बैठा हूँ, तो तुम किसी बात की चिंता मत करना कि इसकी इंक्वायरी होगी या क्या होगा, बस जस्ट शूट द बास्टर्ड्स, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो इससे फिर जवानों का हौसला और बढ़ा, वो तड़ातड़ जो मारना शुरू किया, तो फिर मतलब पहले तो आएंगे नहीं और फिर आने वाले भयभीत हो गए कि भाई अब तो ये तो BSF बहुत मार रही है। तो नतीजा ये हुआ कि जिसे कहते हैं एक्सफिल्ट्रेशन, यानी पंजाब जाना बंद हो गया, और इन्फिल्ट्रेशन माने वापस आना, वो भी बंद हो गया। शानदार सर, तो ये जो हुआ, तो उससे फिर गिल साहब ने अगर 10 मारे तो -10 हो गए।
या -9 हो गए कम से कम। और फिर बाकी और बचे तो उसमें और मारे, तो वो भी उतने संख्या जो कम होती गई, तो आतंकवाद पे हमारी विजय फिर सुनिश्चित हो गई। तो इसी वजह से आपसे मतभेद हो गया था क्या गिल साहब का? नहीं, वो अलग बात है। अच्छा। तो फिर ये मतलब जैसे इसको जो एक्सपर्ट्स की भाषा में कहते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवाद को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। बंद हो गया। अब ऑक्सीजन मिलना बंद हुई तो आतंकवाद की लौ धीरे धीरे कम होती गई और धीरे कम होते होते खत्म हो गई। खत्म हो गई। और अगर बीएसएफ ने ये काम नहीं किया होता तो ये आतंकवाद 10 साल और चलता और हमें शायद एक गिल और 2-3 गिल की और ज़रूरत पड़ती, और वो गिल मिलते कि नहीं ये दूसरी बात है। सुपर सर, और शायद आप ही की फेंसिंग का नतीजा है कि फिर पाकिस्तानियों को अब ड्रोन खोजना पड़ गया और ड्रोन के जरिए आज हथियार हाँ, ड्रोन भिजवा रहे हैं। जी। अब चलते हैं हम। नहीं, फेंसिंग इतनी प्रभावी हुई कि फिर गुजरात ने कहा हमको भी लगा दो, कश्मीर ने कहा हमको भी लगा दो, बांग्लादेश में भी वहाँ भी लग गई। ये प्रोजेक्ट बढ़ता चला गया। सुपर सर। पर इसके प्रणेता हम थे। अब उस चले आते हैं एक और ऑपरेशन पर। और इसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए मुझे पद्मश्री मिला कि आपने जो पाकिस्तान से आमद रफ्त जो बंद कर दी, जो उससे आतंकवाद खत्म हुआ, इसके लिए आपको पद्मश्री दिया। शानदार ये सर। लिखा नहीं गया है पर यह है, उसकी बैकग्राउंड यही। हाँ, तो आज प्रकाश सिंह सर ने पहली बार बताया। और देखिए, ऐसे चंद अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी, जिनको पद्मश्री जैसे सम्मान से नवाजा जाता है, और प्रकाश सिंह सर उनमें से एक है। और बताया कि क्यों पद्मश्री मिला। एक आईपीएस अधिकारी की सोच, अगर वो सोच ले तो देश की सुरक्षा में, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में कितना बड़ा योगदान दिया जा सकता है। कि उन दिनों जब पंजाब में आतंकवाद फैल रहा था, तो फेंसिंग कैसे कराई जाए, इसका आइडिया प्रकाश सिंह सर लाए और उसको इम्प्लीमेंट भी कराया। अब चलते हैं उस पर कि एक और है, हमारे प्रोड्यूसर ने आप पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रखा है। आपने हजारों बांग्लादेशियों को पाकिस्तान जो है भिजवा दिया। क्या घटना थी सर? देखिए, ऐसा हुआ कि जब मैं पंजाब गया तो मैंने देखा कि बांग्लादेशी, इनको बिहारी बांग्लादेशी कहते हैं। बिहारी बांग्लादेशी हुए जो नॉन बंगाली स्पीकिंग हुए, ये भारी संख्या में पाकिस्तान जाना चाहते थे। अच्छा, पाकिस्तान जब जाने के लिए पंजाब तक पहुंच जाए तो बीएसएफ उनको रोक देती थी और पंजाब पुलिस को हैंड ओवर कर देती थी। फिर जब नए गए थे तो मैंने समझा कि भाई ठीक ही है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत ये काम हो रहा है। पर जब मैं और गहराई में इसको समझने लगा तो ये मालूम हुआ कि हम पंजाब पुलिस को हैंड ओवर करते हैं कि आप इसको बांग्लादेश भेजिए, पर पंजाब पुलिस के हाथ आतंकवाद से इतने ज़्यादा बंधे थे कि वो उनको थोड़े दिन तक रखें, उसके बाद छोड़ दें, और फिर ये गुरुद्वारे में मुफ्त में लंगर खाएं, लंगर खाते खाते फिर सीमा पार करने की कोशिश करें। तो उन्हीं आदमी को हम 2-3 बार सब वापस भेजते रहते थे। हमने कहा ये क्या बेकार का, मुझे लगा ये आदमी जब खुद पाकिस्तान जाना चाहता है तो हम इसको क्यों रोक रहे हैं। तो मैंने कहा इनको पाकिस्तान क्यों ना भेज दिया जाए। पर मैंने कहा भी भारत सरकार से बात कर लें। भारत सरकार का कुछ और चिदम्बरम साहब थे उन दिनों होम मिनिस्टर, मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है एंड आई वांट योर परमिशन टू पुश देम इनटू पाकिस्तान। तो ही सेड बट यू कांट डू दैट अंडर द इंटरनेशनल लॉ। मैंने कहा सर आई नो द इंटरनेशनल लॉ बट दिस विल बी द मोस्ट एक्सपीडिएंट कोर्स। आखिर ये आदमी हमारे यहाँ खाना खा रहे हैं, मुफ्त में खा रहे हैं और हमारी आबादी बढ़ा रहे हैं तरह, इससे अच्छा इनसे, और ये जाना चाहते हैं स्वेच्छा से। उनका नहीं, बट आई कांट गिव यू दैट परमिशन। मैंने कहा सर इन दैट केस आई विल रिक्वेस्ट यू टू टर्न द नेल्सन साइड टू व्हाट आई एम डूइंग। मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसको आप आँख बंद कर लीजिएगा, उसको नोटिस मत लीजिए, पर हम तो इसको करेंगे, हम अपनी रिस्क हमारी है। उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क। मैंने कहा आई डोंट माइंड। मैंने कहा तो जो नेशनल काम करना है उसमें हमें रिस्क तो हर जगह होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज भी मुश्किल बड़ी है बांग्लादेश, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर मैंने क्या, सारे कमांडेंट्स को जितने बुलाया बॉर्डर को, मैंने कहा देखो ऐसा है, जितने घूम फिर रहे हैं बांग्लादेशी, इनको तुम पकड़ तो लेते ही हो, इनको कैंप में रखो, खाना खिलाओ, कोई किसी को मारना पीटना कुछ नहीं है, खाना खिलाओ, खाने का पैसा मैं सीक्रेट सर्विस फंड होता है उससे तुमको दे दूंगा, तुम्हारे बटालियन का पैसा नहीं खर्च होगा, सीक्रेट सर्विस फंड होता है, इसका ये सदुपयोग होगा, इनको खाना खिलाओ। और जब अंधेरी रात हो, अच्छा हम सीमा पे बहुत स्ट्रांग थे क्योंकि हमारे सामने समस्या थी आतंकवाद की, पाकिस्तान को तो कोई समस्या थी नहीं, वो बड़े रिलैक्स थे, आराम से थे। तो हम चूँकि बॉर्डर पे मजबूत थे तो हमने कहा तुम बॉर्डर पे मजबूत हो, अंधेरी रात को इन सबको ठेलो, बॉर्डर पे ठेलो,
और इसका कोई रिकॉर्ड कहीं कागज़ पे मत रखो कि आज 20 ठेले गए, आज 30 ठेले गए, और वायरलेस पे इसकी कोई बात मत करो। कोई रिकॉर्ड इसका, जिसे वो कहते हैं ना, इसका फुटप्रिंट मत छोड़ना। तो ये काम करीब 3 साल चलता रहा और बड़ी दबंगई से चला है। और हम लोग की हर 6 महीने पाकिस्तान रेंजर्स के डायरेक्टर जनरल से मीटिंग होती थी। तो एक मीटिंग में हमें याद है, एक फ़ौजी उस समय थे, पाकिस्तान के मेजर जनरल थे, वो बड़ा मेरे ऊपर गुस्साने लगे, व्हाई आर यू डूइंग दिस एंड व्हाई आर यू सेंडिंग दिस बांग्लादेशीज़। मैंने कहा, लुक जनरल, वी आर सेंडिंग यू hungry, famished, half-starved Bangladeshis, and you are sending us, I mean, tough, well-trained, well-equipped terrorists. Why don't you stop that? If you stop that, we will stop this. जब मैंने ये कहा कि तुम आतंकवादी भेजना बंद करो, तुम तो हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त आदमियों को हमें भेज रहे हो, हम तो तुम्हें दुर्बल और एकदम कमज़ोर, भूखे प्यासे बांग्लादेशियों को भेज रहे हैं, तुम्हें परेशानी क्या है? तो वो चुप हो गए, क्योंकि उनकी भी चोर की दाढ़ी में तिनका था ही, वो जानते थे कि हम आतंकवादी भेज रहे हैं, तो वो कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, फिर ये जब स्कीम सफल होने लगी तो मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास गया। मैंने कहा, सर ये मैं कर रहा हूँ, ऐसा है, अब आप ट्रेन में भर भर के बांग्लादेशियों को भेजिए हमें हमारे पास, और मैं इनको बॉर्डर पार करा दूंगा। तो उनका, अच्छा ये तो ठीक है, अच्छा है, तो अब ऐसा करिए, ज़रा DIB से और आर्मी चीफ से भी मिल लीजिए। तो आर्मी चीफ थे उन दिनों जनरल रॉड्रिक्स, मैं उनके पास गया, उनका यह प्रकाश ये बड़ा अच्छा स्कीम है। और DIB के पास गया, मैंने कहा, देखिए ये स्कीम है, आई वांट ट्रेन लोड्स ऑफ बांग्लादेशीज, जिनको मैं पाकिस्तान भेज दूंगा। पर क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, कोई हमें ट्रेन लोड से तो किसी ने भेजा नहीं, और ना सुनियोजित तरीके से। पर ये कि हमारे पास जो 10, 15, 20 इधर उधर आते रहे, जहाँ भी मिले उनको कमांडेंट्स पकड़ के सब पार भेजते रहे अंधेरी रात में ये ऑपरेशन होता था। तो पाकिस्तानी इससे बहुत परेशान हुए, और मैं अब इसकी चूँकि कोई रिकॉर्ड नहीं रखा था, क्योंकि हम ही पकड़ जाए, अगर रिकॉर्ड रखें, कोई दस्तावेज पकड़ ले तो उसके बाद वो मालूम हुआ किसी कोर्ट में चला गया, इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया, और सबूत हो गया विदेश में कि साहब ये देखिए। अरे देश ऐसे ही बचता है सर, देखिए ना आज की डेट में क्या हालत है। अब जाके बांग्लादेशियों को पकड़ के चारों जगह कहाँ छुपे हैं ना, आप 20-40 भेजते हैं, उसमें बड़ी परेशानी होती है। मैंने कम से कम 20-25 हज़ार भेज दिए और कोई हल्ला नहीं हुआ, कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। बिहारी बांग्लादेशी जाकर खुश, हम उनसे गेट रेड हो गए, उनसे खुश, परेशान पाकिस्तान, वो अपना निपटे उनको। तो देखिए ऐसे बिना शोर शराबे के जो देश सेवा है वो की जाती है। इस वजह से तो प्रकाश सिंह एक पुलिसिंग की दुनिया में चर्चित नाम है। और चर्चा क्यों, आज भले ही योगी राज में कहा जाता है कि माफियाओं का अंत कर दिया जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में माफिया राज के अंत की जो शुरुआत है वो शुरुआत हुई थी प्रकाश सिंह के रहते। जो प्रचंड माफिया राज, संगठित अपराध पर जो चोट की शुरुआत हुई थी, वो जब नाम लिया जाता है उत्तर प्रदेश के इतिहास में तो प्रकाश सिंह का नाम लिया जाता है। आपको कल्याण सिंह ने DGP बनाया, क्या कहा था, क्यों अचानक से आपको लेकर आए थे? जाहिर सी बात है बैच में तो रहे होंगे, लेकर आए तो क्या उस वक्त उत्तर प्रदेश के चैलेंजेस थे जब आप DGP? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब मैं आया तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे दिखा वो है आतंकवाद का तराई में। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि हमने साल भर में ऐसी समस्या ख़त्म कर दी कि लोग सोचते हैं साल भर में ख़त्म हो गया तो बहुत आसान रहा होगा। कौन से दशक का मामला था उत्तर प्रदेश, बताइए, दर्शक जानना ये चाहेंगे। तराई में ऐसा हुआ कि जब आर्मी का बहुत प्रेशर हुआ पंजाब में, तो भारी संख्या में आतंकवादी यहाँ से तराई में आ गए, उत्तर प्रदेश के। हाँ, और तराई क्षेत्र में सिखों से भरा पड़ा है। देखिए, हुआ ये कि स्वतंत्रता के बाद जब बहुत सारी आबादी सिखों की या और लोगों की जो आई हिंदुस्तान में, उनको बसाने की बहुत बड़ी समस्या थी। अच्छा, तराई का क्षेत्र था जो एकदम जंगल का क्षेत्र था, अनकल्टिवेटेड। तो तराई का क्षेत्र इनको सिखों को दे दिया गया। इन लोगों ने जंगल काटा, वहाँ खेत बनाए, और वहाँ मतलब भारी संख्या में सिख आबाद हो गए, और वहाँ पे खूब खेती बाड़ी खूब हुई। तो वहाँ सिखों ने देखा कि पंजाब में प्रेशर जब बहुत हो रहा है, तो भारी संख्या में पंजाब के आतंकवादी इधर आ गए और तराई क्षेत्र में इन्होंने आतंकवाद की घटनाएं करने लगे। अच्छा, लोगों को मालूम नहीं, पर अगर हमारी किताब पढ़िए, इसमें भी इसका उल्लेख है। मतलब एक घटना में 20 आदमी को मार जाना, 15 आदमी को मार जाना, कहीं रामलीला हो रही, वहाँ बम छोड़ दिया, वहाँ 40 आदमी मर गए। इस तरह की घटनाएं हर महीने हो रही थी। अच्छा, यूपी पुलिस के लोगों का मतलब
हमें अभी भी याद है, एक दरोगा जी ने कहा, हुजूर ऐसा है, हम लोग तो दंगा निपटा लें, मर्डर पता कर लें और बड़े बड़े लाखों की भीड़ को निपटा देते हैं, पर ये आतंकवाद से तो हम कैसे निपटें, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। एक दरोगा जी ने बड़े मतलब इस तरह कहा, और सही भी बात थी कि आतंकवाद एकदम नई प्रॉब्लम थी और इसको लॉ एंड ऑर्डर की तरह ट्रीट कर रहे थे लोग। हमने कहा ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये आतंकवाद टेररिज्म का एक प्रॉब्लम ही अलग है और इसको डील करना भी दूसरे तरीके से है। और टेररिज्म को मैंने पंजाब में 4 साल डील किया है, असम में 4 महीने डील किया है, 4 महीने में वहाँ काम हो गया था। अब यहाँ मैं बताऊँगा, इसकी योजना बनाऊँगा। फिर मैंने एक योजना बनाई, जितने एसपी थे प्रभावित ज़िले के, उनको योजना की वो एक हैंडबुक थी, वो भेजी कि ये आपको काम करना है। और पुलिस के जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस थे, उनमें सारी ट्रेनिंग बंद, खाली उनको जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग, जंगल वॉर सब जगह, और उसे ट्रेन कर करके तराई भेजो, ट्रेन कर करके तराई भेजो, ट्रेन कर करके तराई भेजो। इस तरह से हमारी ट्रेन मैन पावर आ गई। और उस समय देखिए, पीएसी की बटालियन और बीएसएफ की बटालियन में तो बहुत फ़र्क है, कोई मुकाबला नहीं है। पर हमें याद है, एनएन वोहरा होम सेक्रेटरी थे, उनके सामने मैं बैठा था, डीजीपी यूपी, और आईजी ऑपरेशंस बीएसएफ के बैठे थे। उस दौरान आईजी बीएसएफ ऑपरेशन थे नेतराम, उनका एक सेंटेंस में अभी तक याद है। उन्होंने कहा था कि सर, दीज डेज द पीएसी इज़ डूइंग एज गुड एज द बीएसएफ बटालियंस। मतलब ये हमारे लेवल ऑफ परफॉर्मेंस थी, क्योंकि सारी बटालियंस को हमने नए सिरे से ट्रेन किया, मोटिवेट किया। और सब इंस्पेक्टर्स जो सिविल पुलिस के थे, उनको खुलेआम कह दिया था, भाई जो तराई में अच्छा काम करेगा उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मैं दूंगा। अच्छा, तराई में जो बहुत बड़ा काम मैंने किया, और बहुत बड़े खतरे का काम किया, पर वो खतरा एक, जिसे कहते हैं ना, टर्निंग पॉइंट बना। वहाँ एक गुरुद्वारा, नानक मता का गुरुद्वारा है, और वो गुरुद्वारा, उसका महत्व और उसकी इम्पोर्टेंस वही है जो गोल्डन टेम्पल की पंजाब में है, वो तराई के क्षेत्र में नानक मता गुरुद्वारे के। और गुरुद्वारे से मेरे लिए निमंत्रण आया कि डीजीपी साहब आइए, हम आपको निमंत्रण देते हैं। अब वो निमंत्रण, पहले जब निमंत्रण आया तो ये थी, निमंत्रण है या ट्रैप है। हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिखाया, तो स्टेट होम मिनिस्टर उन दिनों सूर्य प्रताप शाही थे, कहने सिंह साहब आप मत जाइए, वहाँ खतरा है। अब मैंने कहा न जाए तो लोग कहेंगे साहब डीजीपी डर गए, तो मैंने तो कहा मैं तो जाऊँगा। अब मैं चला गया वहाँ पे। अब चला गया वहाँ पे तो थोड़ी सी अपने पुलिस लेकर गए थे हथियार के साथ, पर उनका सब हथियार लेके आप अंदर तो नहीं जा सकते, तो सारे हथियार बाहर रखा लिए गए। मुश्किल से 10 आदमी हमारे साथ अंदर गए। जब अंदर गए तो मैंने अजब समा देखा भी, गुरुद्वारे में पहली बार, उस गुरुद्वारे में पहली बार गया था, वहाँ कम से कम 5-10 हज़ार सिख थे, और जिधर इधर देखो तो उधर देखो तो, जिधर चारों तरफ बस वही टर्बन वही सारे सिख। अब उसमें कम से कम मैं समझता हूँ 50-100 तो आतंकवादी रहे ही होंगे 5-10 हज़ार की भीड़ में। मैंने कहा यहाँ आ गए, यहाँ तो अब चाहे तो यहीं मुझे लिंच कर दें, ख़त्म, यही मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। 8-10 आदमी वो भी मारे जाएंगे, मैं भी मारा जाऊँ, सब लोग हम लोग निहत्थे हैं, या 5000 सरदार। मैंने कहा आ गए हैं तो आ गए, अब करना क्या। तो थोड़ी देर कुछ बात हुई, फिर उन्होंने कुछ हमको कहा कि सर कुछ बोलिए। मैंने सोचा था बस ऐसे ही अभिनंदन करके छोड़ देंगे। अब मैं बोलने के लिए तैयार होकर नहीं गया था, पर मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, हिस्ट्री में मैंने मास्टर्स किया था, हिस्ट्री का पढ़ाया भी था यूनिवर्सिटी में थोड़े दिन, तो हिस्ट्री मुझे अच्छी आती थी। मैंने सिखों की हिस्ट्री पूरी ट्रेस करना शुरू की, वहाँ से खड़े होके, कैसे गुरु नानक ने शुरू किया, फिर कैसे फला गुरु हुए, फिर ये गुरु हुए, इनके टाइम में ये खास रहा, इनके खास में, और किस तरह से। मैं उसका समरी ये थी कि आप लोग हिंदुस्तान की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की आप ढाल हैं। जितने आतंकवादी आए या कोई भी इन्वेजन होता था, तो यही लोग, जो लोग इधर पंजाब में रहते हैं, वही उसका सामना करते थे। आज आप जो रक्षा पंक्ति थी वो आज कमज़ोर हो गई है, और अब आप लोग यहाँ आतंक कर रहे हैं, ये घटनाएं कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप हथियार उठाएंगे तो हमारे आप में कोई समझौता नहीं हो सकता, और मैं आपको कोई आश्वासन नहीं दूंगा कि कौन पकड़ा जाएगा, कौन मारा जाएगा। पर आप जो ये बार बार बात कहते हैं, वो ये बात बहुत ज़्यादा कहते थे कि साहब टाडा का दुरुपयोग हो रहा है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट था, उसका दुरुपयोग हो रहा है, और बेगुनाह लोग पकड़े जा रहे हैं। मैंने कहा देखिए, जो बेगुनाह, जो अत्याचार हो रहा है, जो बेइंसाफ़ी हो रही, उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, आप मेरी नोटिस में लाइए, और मैं अगर कन्विंस हो गया तो टाडा आपसे हटा दूंगा। टाडा
विड्रॉ कर लूँगा। टाटा का जो अभियोग है, मुकदमा है आपके खिलाफ, जो कहते हैं कि फला कि वो बड़ा लैंडलॉर्ड के खिलाफ टाटा हो गया, उनके खिलाफ टाटा हो गया, ये जिम्मेदारी मेरी है। बेइंसाफ़ी नहीं होगी इसकी जिम्मेदारी मेरी है, पर आप अगर लड़ेंगे तो फिर कोई नो क्वार्टर्स विल बी गिवन और फिर आमना सामना होगा। तो ये बात बड़े खुल के हुई। उसके बाद मैं चला आया। फिर अब सिखों ने सोचा कि कुछ उनको लगा कि भाई ये आदमी मतलब लड़ने की भी बात कर रहा है और छोड़ने की भी बात कर रहा है, तो इस आदमी को टेस्ट किया जाए। उन्होंने बहुत सारे केस हमारे पास भेजे। अब मुझे संख्या नहीं याद है, पर करीब 15 से 20 के बीच में टाटा केसेस जो इंडिविजुअल्स के खिलाफ थे वो मैंने स्टेट गवर्नमेंट से कह के विड्रॉ करा लिए। सुपर। बहुत बड़ी बात हो गई ना। वो आज की तारीख में जैसे किसी के खिलाफ वो यूएपीए लगा दिया जाए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगा दिया जाए, और उसको हम विड्रॉ करा, केस ही विड्रॉ करा लिया हमने, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ ये गलत है, विदाउट एडिक्वेट एविडेंस लगाया गया है। तो उसमें उनका विश्वास बढ़ा। और इंडिया टुडे का अगर आप पुराने हिंदी एडिशन निकाल सकें उन दिनों का, तो एक उसका बयान छपा ग्रंथी का, जो गुरुद्वारे के ग्रंथी का बयान छपा कि यूपी गवर्नमेंट जो कहती है उस पर हमको विश्वास हो या ना हो, पर डीजीपी प्रकाश सिंह जो बात करते हैं उस पर हमको पूरा विश्वास है। ये इंडिया टुडे ने छापा था हिंदी एडिशन में। अमेजिंग। उस समय के तो उनके मन में विश्वास हो गया, पुलिस के प्रति विश्वास हो गया कि ये आदमी इंसाफ पसंद है और ये आदमी गलत मतलब बेगुनाह आदमियों को प्रताड़ित नहीं होने देगा। जब ये भावना हुई इस नानक मता मीटिंग के बाद, फिर क्या हुआ, इंटेलिजेंस आना शुरू हो गई। लोगों ने सोचा जब इंसाफ मिलना है तो पुलिस की मदद करो, और फिर वो आतंकवादी धड़ाधड़ मरने लगे। तो ये तो आतंकवाद तो 1 साल भर में तो ये इनका सफाया हो गया। तो लोग समझते हैं बड़ा आसान काम था, इतना आसान काम नहीं था। ये अभी 4-5 साल बड़े मजे में चलता। ये तो आईबी में का एक्सपीरियंस नहीं, आईबी का बीएसएफ एक्सपीरियंस नहीं, का एक्सपीरियंस आपका खुद का जज्बा हाँ, काम तो वो आया। सारा एक्सपीरियंस था। और फिर ये था कि जनता में ये विश्वास हो गया कि ये आदमी सही है और ये हमें इंसाफ देगा, और कोई भी गलत काम जो हुआ है उसको अगर उसकी जानकारी में आ गया तो उसका संज्ञान लेगा और उसको दंडित करेगा। ठीक है। अब आतंकवाद अब माफिया का आ गया। माफिया का अब कल्याण सिंह का लक्ष्य क्या था, कुछ दंगा रहित प्रदेश, भयमुक्त समाज। तो भयमुक्त समाज उनके लिए तो स्लोगन था। मैंने कहा भयमुक्त समाज, उन दिनों माफिया का वर्चस्व शुरू हो गया था। तो फिर मैंने कहा इनके खिलाफ अभियान चलाया जाए। फिर मैंने क्या किया कि माफियाओं की सारी स्टेट में लिस्ट बनवाई, कितने गिरोह हैं, कितने कौन नेता है, कितने संख्या है, ये है वो है। उसके बाद तो उनकी ठुकाई शुरू हो गई। ठुकाई शुरू हो गई, और एक मायने में देखिए ठुकाई इतनी सख्त थी। मुख्तार अंसारी और डीपी यादव, ये 2 आदमी कहाँ है पता नहीं। आज की तारीख में जो माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, मालूम है कि वो बाराबंकी में है कि गोंडा में है, बहराइच में, कहाँ मालूम है, या गाजीपुर में, हमें मालूम है। ये गायब हो गए। ये तो या तो स्टेट छोड़ के चले गए या कहीं अंडरग्राउंड हो गए, और इनका कुछ नहीं पता था। बाकी सब तो मतलब हरिशंकर तिवारी भी बच गए थे। वो लखनऊ में उनके ऊपर भी गोली चली थी। अच्छा। बच गए थे। और हमारा इंस्ट्रक्शन बड़े क्लियर थे, भैया देखो सरेंडर करते हैं तो सरेंडर करते हैं, और ये जरा से भी लड़ाई उड़ाई का कुछ दिखे तो ठोंक दो, लड़ें तो लड़ें, अगर ये तो ठोंक दो, बस कोई सोचो मत। तो ये भयभीत थे सब। डीपी यादव इतने भयभीत थे, जो आज अभी भी शायद नेतागिरी करते हैं, अभी भी इतने भयभीत थे। इनको दरोगाओं ने कहा, यादव दरोगा बहुत थे, यादव देखो तुम सरेंडर कर दो, वरना ये प्रकाश सिंह का कोई ठिकाना नहीं, क्या कर रहे हैं। जाके सुल्तानपुर में कोर्ट में खड़े हो गए कि मेरे सामने खिलाफ इतने मुकदमे, मुझको जेल भेजा जाए। बिल्कुल जेल भेजने के लिए हाथ जोड़ खड़े हो गए, और फिर इनको मजिस्ट्रेट ने कहा भाई इनको जेल भेजो, जब ये वांटेड हैं, क्रिमिनल हैं, तो इनको जेल भेजो। भाग रहे थे अभी, तो उनका जेल में सुरक्षित रहेंगे, बाहर तो पता नहीं क्या हो जाए। ये जेल चले गए। मुख्तार अंसारी वेंट अंडरग्राउंड। तो हमने कहा अंडरग्राउंड चले गए तो इनके घर की कुर्की करा दी गई। उन दिनों अभी तो राइजिंग स्टार थे वो। तो घर की कुर्की करा गई। तो दरोगा आके बड़े मत सब मुझ पे ताव दे के बोला, हुजूर कुर्की किया, कुर्की में बस सामान उठाया जाता है, कब्जे में लिया जाता है। कहा सर उनका दरवाजे का चौखट भी उखाड़ लिए हम लोग। मतलब पूरी बेइज्जती हुई, और मतलब मुख्तार अंसारी भागे।
और मुख्तार अंसारी का पता नहीं था, वरना वो उनका क्या होता हम कुछ कह नहीं सकते। कल्याण सिंह आपको लाए तो उन माफिया राज अंत करने के लिए, आतंकवाद अंत करने के लिए, तो उनसे मतभेद कैसे हो गया? मतभेद देखिए ऐसा हुआ कि हमारा काम करने का जो तरीका था, हम मतलब भाग्य से दुर्भाग्य से सिद्धांतवादी आदमी हैं। ये मैंने ज़िंदगी भर जो मेरे सिद्धांत हैं उस पे मैं आखिर तक अड़ा रहा, चाहे कितने भी धक्के लगे। मेरठ में बेइज्जत हुए, असम में ऐसी परिस्थिति हुई कि फिर मैंने काम अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद मुझे कहना पड़ा कि अब मैं इस प्रदेश में सेवा नहीं करना चाहता। पर मैं अपने अपने प्रिंसिपल्स पे कभी बदला नहीं, जो प्रिंसिपल है। तो अब कल्याण सिंह से जो मतभेद हुआ, मेरा काम करने का तरीका ये था कि देखिए जो काम जनहित में होगा, जो काम पब्लिक इंटरेस्ट में है, जो काम राज्य के हित में, वही करूँगा मैं। अगर आपने मुझसे गलत काम करवाना चाहा तो मैं नहीं करूँगा। अच्छा, होम डिपार्टमेंट यूपी का क्या, सारे हिंदुस्तान में होम डिपार्टमेंट जो हैं ये अनाप शनाप ऑर्डर इशू करते हैं पुलिस के बारे में, बिना पुलिस अधिकारियों से कंसल्ट किए और बिना पुलिस एक्सपर्ट से राय लिए। तो ये बहुत इस तरह के आदेश होते थे जो अब किसी पॉलिटिशियन ने कुछ कह दिया तो इन्होंने ऑर्डर इशू कर दिया। तो मैं ऐसे ऑर्डर्स को जानते क्या करता था, फाइल आई मेरे पास कि भाई इसको लागू करिए। कमरे में एक वो लोहे की अलमारी थी, एक बड़ी अलमारी होती, एक छोटी अलमारी एक थी, उसके ऊपर मैं वो फाइल रख देता था। तो होता क्या था, कल्याण सिंह से का जो काम करने का तरीका था, कल्याण सिंह हफ्ते में या 10 दिन में एक बार जरूर ऐसा कहते थे कि जी साहब आज रात 11 बजे आइएगा। क्योंकि 11 बजे तक जनता चली गई, अफसर चले गए, सब चले गए, बस हम रहेंगे, आप रहेंगे। फिर उस समय उनके पास जो उल्टी सीधी सिफारिशें आई हैं वो हमारे सामने कि सब इसको किसी तरह कर दीजिए, अब हमारे सामने वो रखते थे और मैं वो अपनी फाइल उठा के ले जाता था। तो पहले तो उनके सारे कागज़ों का निस्तारण होता था। तो कभी कभी उनकी बात हम उनको परसुएट करते थे कि इसको वापस ले लीजिए, या कोई मैं सोचता था कि इसमें कोई खास नुकसान नहीं, तो चलिए साहब इसको कर देंगे। एक बार वो मुझसे बहुत परेशान हो के, जानते हैं क्या कहा उन्होंने, किसी दरोगा के लिए कह रहे थे कि इसको ट्रांसफ़र मेरठ रेंज में, गाज़ियाबाद में, लोनी थाने में कर दीजिए। मैंने कहा देखिए ये मैं मेरठ रेंज में तो कर सकता हूँ, पर मैं जिला अलॉट करेगा वहाँ का डीआईजी और थाना अलॉट करेगा वहाँ का एसपी, मैं उनके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो अब वो कहते रहे, मैंने कहा नहीं सर कैसे होगा, मतलब जब 3-4 मिनट बहस हो गई तो कल्याण सिंह साहब कभी तो मेरी बात सुन लिया करिए। यही कहा, कभी तो मेरी बात सुन लिया करिए, ये लड़का, इसकी सिफारिश मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये इसका बाप मेरा टीचर था। तो मैंने कहा सर ये आप पहले क्यों नहीं बताए? या पहले ही बता दिए होते। चलिए मैं उसको करवा दूंगा, मैं नहीं करूँगा पर मैं करवा दूंगा। अब मैं करवा दूंगा मतलब कि मैं रेंज में पोस्ट कर दूंगा, फिर डीआईजी से कह दूंगा, फ़ोन से कह दूंगा, रिटर्न ऑर्डर तो नहीं भेजूंगा। पर जब आपके टीचर का मामला है तो हम लोगों में मतलब ये होता था, जहाँ तक हो सकता था मैं उनको एकोमोडेट करता था और बहुत से मामलों में मैं उनको मना के उनकी सिफारिशों को लौटवा देता था। तो अब उसके बाद जब उनका काम ख़त्म हुआ तो मेरी फ़ाइल निकली, सर मुझे भी कुछ कहना है कि होम डिपार्टमेंट से ये फाइलें आई हैं, मैं इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे पहले एक ऑर्डर निकाला, ये ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर क्यों गलत है? देखिए मेरा पर्सनल एजेंडा कभी नहीं था काम करने में, ना मैं कास्ट किसी जाति भावना से प्रभावित होता था, बस ये सही मेरिट पे देखता था। और इसके खिलाफ मुझे क ख ग घ ये मेरी आपत्ति है, इसलिए ये गलत है। अब मेरी बातें ऐसी होती थी कि उससे झक मार के सहमत होते थे कि सिंह साहब सही बात कह रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो इनको कल आप फाइल वापस कर दीजिए और उस पर लिख दीजिए कि मेरी मुख्यमंत्री महोदय से बात हो गई है, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि और देश वापस लिया जाए। तो ये जो मैं करता रहा तो होम डिपार्टमेंट मुझसे बहुत नाराज़ था कि भाई ये डीजी बहुत पावरफुल हो गया है, ये जो मर्जी होता है करता है, जो मर्जी होता है नहीं करता है, और ये अपने मन का हो गया है। ऐसा ही होना चाहिए अधिकारी को। तो होम डिपार्टमेंट नाराज़ हो गया। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर थे, वो नाराज़ हो गए। वो क्यों नाराज़ हो गए? एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनी थी किसी कॉन्फ्रेंस में के लिए जिसमें सारे एसपी आए थे। उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इंटेलिजेंस के चीफ थे एसपीएम त्रिपाठी, उन दिनों आईजी थे। उन्होंने लिखा था कि साहब आडवाणी जी के रथ यात्रा से सांप्रदायिक सद्भाव में कमी आई है या सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है, कुछ इस तरह लिखा था। और वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, हम उस पर टैंपर कैसे करें? हमने उसको फाइल में लगा के जो कागज़ दस्तावेज दिए गए थे मुख्यमंत्री को सम्मेलन के लिए उसमें लगा दिया। अब उसको जो पढ़ा किसी ने उनको कान भर दिया था कि देखिए साहब
इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपके ही लीडर के खिलाफ रिपोर्ट दे रही है, पर वो तो गोपनीय रिपोर्ट है भाई, आपको यू मस्ट नो। अब वो उस पर नाराज़ हो गए, उन्होंने दफ्तर में फाइल यूँ फेंक दी सबके सामने, एसपीज के सामने। अब वो एक तरह से मेरे सम्मान में कमी हुई, क्योंकि डीजीपी मैं जिम्मेदारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सबके काम के ले लेता था। ये नहीं कि मैं ये भी कह सकता था ये गलती से इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने लगा दी है सर, मैं इसको संशोधित कर, ये भी मैं कह सकता था। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा सर यही रिपोर्ट है। तो अब वो नाराज़ हुए, तो बस सारे एसपीज के सामने ज़रा सा मैं असहज हो गया। तो अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या लिखा है दूसरे दिन अखबार में छप गया। अच्छा, मैंने जब पता किया तो मुझे मालूम तो हो गया, पर मैं ये क्यों कहूँ कि किसने लीक किया है। मैंने कहा हजरतगंज थाने में एफआईआर लिखाओ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंतर्गत, कि ऑफिशियल सीक्रेट्स का लीकेज हुआ है, इसका इन्वेस्टिगेशन। मैंने एसएसपी थे शैलजाकांत मिश्रा, उनसे कहा तुम इन्वेस्टिगेट करो। नहीं, उनसे कहा नहीं, के.एन. रॉय से कहा थे, किसी डीआईजी से कहा। एसएसपी लखनऊ थे शैलजाकांत। अब खलबली मच गई। अच्छा, जिन्होंने लीक किया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर, वो घबराए, लीक उन्होंने किया था। अच्छा, हमारी रेपुटेशन ये थी कि मैं किस पे हाथ रख दूं कोई ठिकाना नहीं। कल को उन्हीं पे हाथ रख दूं, चलो अंदर। वो भी घबराए, उधर होम सेक्रेटरी नाराज़, इधर प्रिंसिपल सेक्रेटरी घबराए और इसलिए नाराज़। इन दोनों गए कि साहब ये डीजीपी को तो हटाइए। ये था। और फिर दूसरे अयोध्या का मामला चल रहा था। अयोध्या का मामला में देखिए, मेरे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट था। अब मैं भी हूँ तो हिंदू हूँ, मैं भी राम मंदिर के खिलाफ तो नहीं हो सकता, पर सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आदेश दिया तो उसको हमें बरकरार भी रखना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप स्टेटस को बनाए रखिए। ये लोग चाहते थे कि थोड़ा सा जो बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें थोड़ी ढील ली जाए। तो ढील मैंने दी, पर वह उसकी भी एक लक्ष्मण रेखा थी, कहाँ तक दूंगा। उसके बाद मैंने कहा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। उसके बाद तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, और कल को कुछ हो गया तो सुप्रीम कोर्ट मुझे कहेगी चलिए आप हाजिर होइए अदालत में, आपने कैसे ऐसा काम किया है। तो उन लोगों को ये लगने लगा, कैबिनेट की मीटिंग होती थी, मतलब मुख्यमंत्री बैठे हैं, आधे दर्जन मंत्री बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, होम सेक्रेटरी बैठे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी बैठे हैं, और भी एक दो सेक्रेटरी बैठे हैं, और पुलिस से मैं बैठा हूँ, और इंटेलिजेंस चीफ बैठे हैं। फिर मीटिंग होती थी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, तो कोई कुछ नहीं बोलता था। जो कुछ आपत्ति मैं करता था वो मैं ही करता था। अब उनको लगा कि भाई सारे अफसर तो कोई नहीं बोल रहे, ये डीजीपी हमेशा बोल देता है कि साहब यहाँ तक तो चलिए हम ये कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, पर यहाँ ये सर ये नहीं हो पाएगा। उनको लगा कि ये आदमी अड़ियल है, और ये हमारी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, क्या होगा, जो कुछ उन्होंने सोचा हो। तो मतलब थोड़ा सा पॉलिटिकली भी हम, मतलब ये हो गया कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये हमारे कहने से नहीं चलेगा, इसको जो ठीक लगता है वही करता है, ये इसकी स्टाइल है। तो इन्होंने तो फिर धीरे धीरे कल्याण सिंह को लगा कि भाई ये मतलब ये हर चीज़ में ये भी है कि ये कानून सिखाते हैं क्या है, काम का आदमी नहीं, हटा दो। तो हाँ, पर मुझे बड़ी विसंगति हुई या बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि हजरत महल पार्क में लखनऊ की मीटिंग हुई, कोई पब्लिक मीटिंग, वहाँ कल्याण सिंह ने दंगा रहित प्रदेश भय मुक्त समाज की अपने कि मैंने स्थापित किया है ये बोल दिया, और उसी के 3 दिन बाद मुझको निकाला। तो प्रेस वाले ने पूछा सर अभी तो 3 दिन पहले आपने कुछ और कहा था, और आपने डीजीपी क्यों हटा दिया? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था इसका। तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हुए, डिफरेंसेस विद होम मिनिस्टर हुआ, डिफरेंसेस विद प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर, कई चीज़ें ऐसी हुई जो हमसे राजनीतिक जरा हम मतलब इनकन्वीनियंट हो गए सबके लिए। उसमें अयोध्या वाला भी एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अयोध्या वाला भी एक पॉइंट था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट का लीकेज का पॉइंट था। होम डिपार्टमेंट तो तपा हुआ था कि कब इसको गिराया जाए, तका हुआ था कब इसको गिराया जाए। ये बहुत पावरफुल डीजी हो गया है, ये सुनता नहीं किसी की। और उसके बाद मुख्यमंत्री का वरदान थे इस पे। मुख्यमंत्री ये भी जानते थे कि मेरा दंगा रहित प्रदेश और भयमुक्त समाज इसके बूते खड़ा हुआ है। और उसके बाद फिर जब काम नहीं आए तो देखिए ये प्रकाश सिंह सर की ये मेमोरीज ऑफ अ टॉप कॉप, मेमोइर्स ऑफ अ टॉप कॉप, ये एक किताब है प्रकाश सिंह सर की, आप लोग को पढ़नी चाहिए। उत्तर प्रदेश
की हिस्ट्री जो माफिया राज के अंत की, वो माफिया राज का अंत का शुरुआत प्रकाश सिंह सर के डीजीपी रहते हुए एसटीएफ बनी, बहुत से काम हुए, बॉर्डर एरिया में काम हुए, उसके लिए पद्मश्री का सम्मान भी, और आतंकवाद तराई समाप्त होना, बहुत आतंकवाद जो उत्तर प्रदेश के तराई में फैल गया था उसके अंत की शुरुआत भी की। तो अंत की जो शुरुआत है वो प्रकाश सिंह सर के दौर में उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया और तमाम जगहों पर हुई। सर, आप हमारे शो में आए, बात करने की आपसे और बहुत सी इच्छाएं हैं, आपके पास भी कमी है वक्त की, हमारे पास भी कमी है, लेकिन आपसे बात करके वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हमारे दर्शक भी इसे पसंद करेंगे। आपको ये शो कैसा लगा, अपना फीडबैक और कमेंट अपना आप जरूर करिएगा। कमेंट आपके जो होते हैं हमारे शो में, यकीन जानिए हर वो कमेंट आप मैं पढ़ता खुद भी हूँ, हमारे जो प्रोड्यूसर हमारी टीम है वो पढ़ती है, और अगर मौका मिला तो आपके तमाम जो कमेंट्स हैं उसका जवाब भी मैं वक्त वक्त पर देता रहूंगा। ये शो आपको कैसा लगा, अपना कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।